हाँ बोलो। सर अगर एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चंस आए तो आंसर मतलब एवोगैड्रो नंबर भी सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है कि Na लिख के छोड़ देना है, जैसे कि हमेशा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ हमेशा आंसर निकालना बेटा, डिपेंडिंग अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आंसर निकालिएगा। सब्जेक्टिव में आंसर निकालना है, वो तो हमारे पास सब कर सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए, फॉर अ कंपाउंड RMM, relative molecular mass of a compound is mass of one molecule of compound upon 1/12 mass of one carbon atom. इसका क्या मतलब हुआ? अगेन इट इज सिमिलर टू एटॉमिक मास। मास ऑफ वन एटम था, यहाँ पे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, तो मास ऑफ वन molecule of compound upon 1/12 of one carbon atom. So RMM is also a comparison of mass of one molecule with respect to 1/12 mass of one carbon atom. ठीक है। Alternatively, the RMM or molecular mass can be obtained by adding together RMM or atomic mass of all the various atoms of different elements in a molecule. तो अलग अलग एलिमेंट का अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो सबको आप ऐड कर सकते हैं। Molecular mass is sum of atomic mass of all atoms in a molecule. In a mathematical form, we can write RAM of RAM or molecular mass of a compound is NEI into RAM of EI. इसको expand कर दीजिए, Ne1 into RAM E1 plus Ne2 into RM E2 plus like this. तो E1 into E3 क्या एलिमेंट है जो कंपाउंड में प्रेजेंट है? Ne1 क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट E1 in one molecule. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट E2 in one molecule. RAM of E1 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट E1, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट E2. इन दिस फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास मैंने फिर से टेबल यहाँ लिख दिया जो आपको ऑलरेडी बताया था। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स कर लेते हैं। फिर से ग्लूकोज ले लेता हूँ। ग्लूकोज एग्जांपल हमारा यूज किया था मैंने। कैलकुलेशन ऑफ RMM और मॉलिक्यूलर मास। एक मिनट, RMM molecular mass of ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो कैलकुलेशन ऑफ जो मॉलिक्यूलर मास है कैसे कर पाओगे? इन अ मॉलिक्यूल बाय नोइंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाय नोइंग, बोलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, बताइए कंपाउंड। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबसे कीमती चीज है हमारे लिए। ग्लूकोज का कर लेते हैं, बड़ा आसान है।
ग्लूकोज इज मेड ऑफ विच एलिमेंट? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6 C6H12O6। O6। देखिएगा क्या क्या करते हैं। तो लेट्स डू दैट सिंप्लीफिकेशन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या लिखे बताओ? 6 इंटू 6 into 12 12 12 क्या into करना 1 है? NE1 इंटू RAM E1 N इंटू RAM2 है ना? Yes, 6 sir. into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16 16, ये हो जाएगा 1। 18. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया आपने, तो RAM भी क्या होगा? one eighty 180। अच्छा, अगर RAM लिख दिया हमने, नाउ यू कैन राइट फ्रॉम दिस रिजल्ट RM ऑफ कंपाउंड आपने अगर लिखा हुआ है, तो कैन वी से दैट, पूरा उठा लेते हैं। दिस RAM ऑफ आपको पता है, तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या लिखिएगा? RMM into 1/12 mass of carbon 12 atom। एंड दैट इज नथिंग बट, बोलो, 1U। 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम क्या होती है? 1U होती है ना? Yes। Yes, सबको sir. बताइए, सबको आता है। ये अगर मैं रब कर दूं, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 1U। Mass of one molecule of compound is RMM of compound into 1U. So can you say that mass of one molecule of glucose क्या होगा बोलो? RMM of glucose into what? 1U। कितना हो गया? 180U। अब बताइए, मास ऑफ Na molecules of glucose क्या होगा? 180 grams. और 1U का वैल्यू क्या होता है? 1/Na। देखो कितना प्यारा एनालिसिस है। एलिमेंट के लिए जो था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। तो अगर एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है तो सब पता है, कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास पता है तो सब पता है ना? बताइए। Yes, sir. RMM और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No sir। मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स को आप क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल molecules of glucose should be equal to what? 180 ग्राम, और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा? 180 ग्राम। बस ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो कोई डाउट बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? No sir। कोई डाउट नहीं है किसी का भी? आप अगर किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल काफी सारा भर दिया हूँ, आप एक सिर्फ निकालिए, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालिए जल्दी, क्या होगा? 36.5। 36.5 का मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होगा?
कोई डाउट? मोलर मास क्या होगा? 36.5 ग्राम। बस इतना आसान। ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? बताइए। कोई डाउट नहीं? हेलो, कोई डाउट No, है? sir. हाँ। अब देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 9 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मैंने ऊपर समझाया इसलिए ग्लूकोज दे दिया। ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 6022 मॉलिक्यूल्स, किसी का भी मॉलिक्यूल्स हो। फाइंड मास ऑफ 6022 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इन जस्ट एन एग्जांपल। सबके लिए यूज कर सकते हैं ना? हेलो, सबके लिए यूज कर सकते हैं। फटाफट बताइए आंसर क्या होगा। Sir, 2 into 10 to the power minus 3 grams. Minus 3 moles. विंटू 2 into 10 to the power minus 3 moles. मतलब किया क्या आपने बेसिकली? Sir, solve किया sir formula से. फॉर्मूला से मतलब कैसे किया, वही तो पूछ रहा हूँ। हाउ डिड यू अप्रोच इन? सर मिलीग्राम्स को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया और फिर एक सॉल्व किया सर. सिंपली क्या बोलेंगे, 180 ग्राम ग्लूकोज हैज Mole. 1 mole. 1 ग्राम हैज दिस 9 into 10 power 3 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। Yes sir. Glucose will be having 180 into 9 into 10 power minus 3 moles। बेसिकली अगर मैं 9 into 10 power minus 3 की जगह पे कुछ और भी ले लूं तब भी तो फॉर्मेट सेम रहेगा, बट डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 180 ही रहेगा, है ना? Yes, sir. Yes sir. कैन आई राइट द नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? Mass of sample मास ऑफ सैंपल on molecular. अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसमें? ग्राम। Grams. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. कोई डाउट किसी को? सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? 1 into 10 to the power minus 20 10 raised to moles. minus 20. यहाँ भी आप थर्ड से अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे? 606.022 into 10 पर 23 molecules will be what? 1 mole. So 1 molecule will be having
this mole. Therefore, 6022 molecules will be having है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6022, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? number of particles upon Na. हाँ, मतलब एलिमेंट के लिए ठीक है, नंबर ऑफ molecules upon Na in general, और नंबर ऑफ molecules, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड कर लेते हैं ना, और जो मोलर मास है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Number of moles into mass. मास ऑफ सैंपल तो है अपॉन GAM. GMM, कंपाउंड हो गया ना। हेलो, क्लियर है कि Yes, नहीं? sir. Yes. GMM का फुल फॉर्म क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डन, Yes, sir. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड इनटू क्या हो जाएगा? Na. यहाँ भी मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? Number of moles into molar mass. हमने कहाँ कैलकुलेट किया था बेटा? यहाँ पे। Okay. ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे एक स्टेटमेंट फ्रेम कर लेते हैं, जब यहाँ पे हमने स्पेस बनाया है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसकी डेफिनेशन बताइए क्या होगी? हमने वाली ग्राम एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास लिखा है कि नहीं? Mass. Yes, sir. Yes. The mass. हाँ लिखा था ग्राम एटॉमिक मास। या ग्राम एटॉमिक मास जैसा ये फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्म उठा लेते हैं, क्यों मिस करना?
पूरा फॉर्मेट है ना। क्या क्या चेंजेस करें बताइए। यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे, यहाँ एलिमेंट कंपाउंड होगा, सॉरी बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड। यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट। ठीक है, ऑफ दैट। क्या आपको बोल सकता था करने के लिए, मैं खुद करने लग गया, आपको आपके लिए ही था बेसिकली। बस ये फिलअप कर लोगे आप। हाँ सर। यहाँ पे ग्लूकोज। ग्लूकोज, इफ गेट द वैल्यू ऑफ, है ना। यस सर। देखो कितना प्यारा रिलेशन है। मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ, 1 molecule. मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ, Compound. कुछ नोट्स के बाद आपको ध्यान रखना भी नहीं है, अगर आप इतना रखते हैं काफी है ये। और सेम सेम वैल्यू हो गया, इफ RMM of any Compound. compound is known, we can easily get the values of Molecular mass of compound. molecular mass of compound। 1 molecule of compound. Done। आसान है। Yes sir. ठीक है, ये सब हो गया। मतलब किसी भी एलिमेंट कंपाउंड अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल लो तो आप किसी का भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का हमने फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पे, मास का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे। मोलर मास ऑफ एलिमेंट क्या होती है, ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास ऑफ कंपाउंड क्या होता है, ग्राम मोलर मास। ठीक है, एक क्वेश्चन करिए छोटा सा, फिर उसके बाद लोग आज कल के टेस्ट से रिलेटेड बेसिकली। जो समझना होता है वो जान लेंगे। और लास्ट का आंसर क्या होगा,
आप 6 So 0 9 2 into 10 raised to power minus 3. लास्ट का 9 6022 into 180. क्या क्या बोल रहे हो? फिर तो बताना पड़ेगा मुझे, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। 602 देखो सुनिए पहले, कुछ भी डेटा गिवन हो आपको, कुछ भी डेटा गिवन हो, तुरंत उसका क्या निकाल लें आप, मोल्स निकाल लें, उसकी जरूरत पड़ने वाली है पक्का। अगर मोल्स ही गिवन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अगर मोल्स नहीं गिवन है, कुछ भी और गिवन है, तो पहले मोल्स निकाल लें आप। तो 6022 का मोल्स आपने ऊपर निकाल ही लिया था। मैं ये क्या लिख रहा हूँ, 6 10 पर माइनस 20 मोल्स निकाल लिया था, इनटू क्या हो जाएगा 180. 180 ग्राम, अगर मास को ग्राम में चाहिए तो बस। चलिए ये क्वेश्चन करिए कि 0.45 ग्राम पॉइंट 45 ग्राम of H2C2O4 when do orally also, सबका आंसर सब पहले सॉल्व कर लेना, फिर बगल लिखते चले जाना। आप लोग सब सीईटी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं क्या? बहुत टफ चीजें पढ़ाई जा रही है क्या उसमें? सर No, sir. आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा अलग सिलेबस हो रहा है, अच्छा अच्छा, पढ़ना पड़ता है। सर कल के टेस्ट में वो टेक्स्ट बुक्स के लॉज वगैरह आने वाले हैं क्या? हाँ लॉस में पढ़ा दूंगा अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर लॉस पढ़ा दूंगा। ओके सर। हाँ सर कल आयुपैक नॉमेनक्लेचर है कि सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट? सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट, वो भी कुछ नहीं होगा। अगर आपको पता रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं पता रहेगा तो स्किप करनी पड़ेगी, पर आई थिंक सब हो जाना चाहिए। अभी सीईटी का भी चल रहा है इनका, टेस्ट भी सब्जेक्टिव लेना है इनको, पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं। सिस्टम है, अब सीईटी तो बीच में आ गया ना, इनका सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। जो रेगुलर टेस्ट होना होना है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए मतलब। टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, जो टोटल ही पूछ रहे हैं ना। इस क्वेश्चन के बाद मैं कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा नेक्स्ट क्लास के पहले।
तो मॉलिक्यूलर मास पूछे या मॉलिक्यूलर वेट पूछे, एक ही बात है। एटॉमिक मास पूछे या एटॉमिक वेट पूछे, एक ही बात है। रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे, रिलेटिव एटॉमिक वेट पूछे, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, ऑल आर सेम। आगे आंसर। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बताइए इसमें? सर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। सबसे पहले वो करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। वो दिशा ने फटफट निकाल लिया होगा, इसलिए वो लाइट लग रहा होगा, है ना दिशा? हाँ सर ये निकाल लिया मैंने। हाँ मुझे लगेगा, वो तो सबसे पहला वही चाहिए ना, लेकिन यस सर। ये 90 आ गया। अब क्या करेंगे? सर मोल्स निकालेंगे। मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, मॉलिक्यूलर मास पता हो तो क्या क्या पता है आपको? बहुत कुछ पता है, बिल्कुल। पता है ना बहुत कुछ। यस सर। हाँ सर। ग्राम तो दिया ही नहीं था मैंने आपको, आप सॉल्व कैसे कर रहे थे? ग्राम है ना, ऑब्वियस है, वैसे आप समझ तो गए होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा? पॉइंट 0.45 अपॉन 2 into 10 to the power minus 2 moles। ठीक है, 0.45 अपॉन 90। क्या फिर से तुम बोलो तो? 2 into 10 to the power minus 2 moles। सर बेटा तुम 0.005। बहुत गलती कर रहे हो, पिछले बार भी वही गलती बोलते, मैं पिछले बार गौर नहीं किया, पिछले बार भी आप गलती की थे। बेटा 0.45, अगर डेसिमल हटाइएगा तो 100 नीचे लाइएगा, और अगर ये कट करिएगा तो 2 आएगा, तो 2 डिनोमिनेटर में आएगा ना, आपको ऊपर कैसे आ रहा है? एक और चीज देखिए, एक और तरीका देखो, हमेशा क्या करो, अगर डिनोमिनेटर 100 बन जाता तो अच्छी बात है, या 10 का मल्टीपल बन जाता तो अच्छी बात है। क्या है? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। बताइए, यस सर। कर सकते हैं? वैल्यू क्या आएगी? 0.005। तो ये गलती मत करिए, सॉल्विंग गलत कर रहे थे आप, 2 को ऊपर लिख रहे थे, 2 तो नीचे रहेगा ना। तो नंबर ऑफ ग्राम मोल्स में क्या होगा? सेम। कैसे पता? तो होता है सर, बता चुके हैं आप, कितनी बार बोल बताओगे, है ना दिशा? हाँ सर। 0 0 इतनी बार इसलिए बताया जा रहा है ताकि दिमाग में सब चिपक जाए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? 0.4। सेम होगा सर। हाँ सेम कैसे होगा? 2n है ना। एटम्स कितना होगा बताओ? 0.005 into Na। Na, Na एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 8। 8। बस। ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? into 4 into 4। इंटू 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? अब डायरेक्टली बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। yes 0.005 into 4। वेरी गुड। देखो सब चीज का यूज होता है। ग्राम एटम्स सेम। 0.0। सेम हो सेम। प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे आप? तो पहले आप क्या करोगे? into Na into 46। 46, वेरी गुड। मतलब 1 मॉलिक्यूल में निकाल लोगे पहले आप, तो HCO है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है और 4 है, 1 1 6 12 और 8 16 है, यही है ना। यस सर। या सर। प्रोटॉन के लिए क्या करेंगे? 2 into 1, 2 into 6, 4 into 8, इन सबको ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सेम, बस चार्ज या तो है, सेम ही आएगा। एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं भैया। और न्यूट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन में तो 0 न्यूट्रॉन्स होंगे, -2। 44। तो ये 44 न्यूट्रॉन्स हो गया।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yeah, sir. हेलो श्रीनिल, आवाज आ रही है? Yes, हेलो। yes sir, Yes, आती sir. है। फोन से कनेक्ट किया बेटा, देखो चल तो अच्छा है, नसीब रहा तो पढ़ लेंगे। लॉ ऑफ सर कंजर्वेशन ऑफ मास। मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, इसके पहले का जो पढ़ा रहे थे वो नहीं सुनाई दिया। क्या पढ़ा रहे थे? ये नहीं हुआ, समझ में आया था प्रोटॉन्स वाला? हाँ सर, वो बोलो। न्यूट्रॉन्स का बस लिखना बाकी था। तो लिख दिया ना, हो तो गया, क्या दिक्कत है इसमें? सॉरी। You did ना, you solved the question ना दिशा? यस सर।
फिर क्या परेशान हो रहे हो? देखिए ये 4-5 लॉ हैं जो कोई काम के नहीं है, कभी यूज नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हमारा सिंपल लॉज हैं, वेरी सिंपल लॉज, बहुत ओल्ड लॉज हैं, पर फिर भी डेफिनेशन के तौर पे आपको पूछ लेंगे कल सब्जेक्ट एग्जाम में, तो लॉ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट लॉ कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टेड शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। बहुत डिफिकल्ट लॉ है, जितना मास यूज करोगे उतना ही बनाओगे ना, कुछ कुछ मैजिक करोगे, बताओ। बहुत डिफिकल्ट लॉ था। No, sir. हेलो, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा। CaCO3, देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन चाहिए, जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। दैट्स व्हाई आई नेवर रेफर दिस, नेवर डिस्कस दिस बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। पर इसमें पढ़ाना है आपको टेस्ट के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो बैलेंस रिएक्शन देख लो। बैलेंसिंग कभी किया रिएक्शन का आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये आती है तो झंझट नहीं है। तो लेफ्ट साइड में कितने मोल्स हैं CaCO3 के? व्हाट इज द कोफिशिएंट? 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो Yes. तीनों 1 है, बैलेंस भी है। तो 1 मोल अगर लिया मैंने तो CO भी कितना मिलेगा? 1 मोल ही मिलेगा। CO2 भी कितना मिलेगा? 1 मोल ही मिलेगा, ठीक है। देखो मोल MOL ही चलेगा, MOL भी चलेगा। MOL सिंबल होता है, MOL ही प्रॉपर नेम होता है। तो अगर 1 मोल का मोलर मास कितना है? 100 ग्राम। CO का मोलर मास कितना है? 56 ग्राम। CO2 में कितना है? 44 ग्राम। तो अगर आपने 100 ग्राम कंज्यूम किया तो टोटल कितने मिले? 100 ग्राम मिलेगा। 100 ही मिलेगा। यही लॉ है, वेरी डिफिकल्ट लॉ। क्लियर? No, sir. इन न्यूक्लियर रिएक्शंस मास प्लस एनर्जी इज कंजर्व्ड। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन था। अबव डिस्कशन इज फॉर व्हाट? केमिकल रिएक्शन। अबव डिस्कशन इज फॉर केमिकल रिएक्शंस। ये लॉ वैलिड नहीं होगा अगर न्यूक्लियर रिएक्शन करोगे, बिकॉज उसमें मास लॉस हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। E=mc² अप्लाई करते हैं और मास को कन्वर्ट कर लेते हैं एनर्जी के टर्म में। लॉ ऑफ क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करिएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये तो और प्यारा लॉ है। ये कहता है कि तुम वाटर, टैप वाटर लो यूज करो, या सी वाटर यूज करो, या रिवर वाटर यूज करो, उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा। दूसरा लॉ क्लियर है? Yes. अच्छा, वाटर तो कहीं से लाओगे वाटर ही रहेगा ना, उसका फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो H2O में फॉर्मूला क्या बताओ? H और OH का 2:1 है। Yes, sir. 2:1 है, तो 2:1 अगर रेशियो है तो हमेशा 2:1 ही रहेगा, कहीं से वाटर निकाल के ले आओ। और मास रेशियो की बात करूंगा तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास क्या होगा? 2:1। 1 ऑक्सीजन का मास क्या होगा? 1:16। रेशियो क्या होगी? 1:8। वाटर कहीं का भी रहे, अगर वो वाटर है तो रेशियो क्या होगा? मास रेशियो 1:8। कहता है, it states that a given compound always contain exactly the same proportion of elements by mass irrespective of what? Source or preparation method। अब बनाओ या ऑब्टेन करो कहीं से डायरेक्टली निकाल लो, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बिकॉज उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा। अंडरस्टूड? Yes. 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 उनकी परसेंटेज क्या होगी? जैसे देखो यहाँ पे इसी बहाने आप एक चीज सीख लेंगे यहीं पे, जो मैं पढ़ाऊंगा अलग से। इफ आई से अमोनिया का मोलर मास कितना होगा? 17 में ग्राम। नाइट्रोजन कितने होंगे? 14। और हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। 3. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 14/17 into 100। आउट ऑफ 17 कितना नाइट्रोजन है? 14 है, तो आउट ऑफ 100 क्या होगा? into 100 कर लोगे। 17 में 14 है, 1 में क्या होगा? 14/17, राइट अपॉन लेफ्ट। तो 100 में क्या होगा? 14/17 into 100। हमेशा ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालेंगे नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा ना, चाहे आप कहीं से निकालिए। Yes, sir. वेरी डिफिकल्ट लॉ, ये लॉ भी हो गया। पर क्वेश्चन दिया मैंने, अच्छा क्वेश्चन है, गिव इट ट्राई। डिस्कशन दी हुई है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तो और कमाल का है। ये कहता है कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं और 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर दीजिए। अब जो दूसरा एलिमेंट है, जितना मास रिएक्ट कर रहा है वो सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा।
सिंपल रेशियो ऑफ नेचुरल नंबर में होगा, सिंपल मल्टीपल रेशियो में होगा, सिंपल नेचुरल नंबर में होगा, या सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखा रहता है कहीं कहीं पे। ये कार्बन ऑक्सीजन ले लिया हमने, दो कंपाउंड आप जानते हो, व्हाट इज CO कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में कार्बन कितने कितने हैं अगर देखा जाए तो 1 1, उसका मास One. फिक्स है। ऑक्सीजन क्या है 1 O, O2 कितना है 2 O, 1 O और 2 O का रेशियो क्या होगा 1:2। 1:2. तो और मास के टर्म में करेंगे तभी 1:2 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो ये कहता है कि एक को फिक्स कर दीजिए, जो दूसरे एलिमेंट हैं उनका रेशियो क्या होगा, आप उनका अपना रेशियो क्या होगा, होल नंबर रेशियो होगा, नेचुरल नंबर रेशियो होगा, सिंपल नंबर रेशियो होगा। अब वो तो होगा ही ना, अगर रेशियो 1:1 होगा तो कंपाउंड सेम ही हो जाएगी ना, बताइए। Yes. कंपाउंड सेम हो जाना चाहिए, ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, द थ्योरी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, देखो ये कमाल का एग्जांपल है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस लॉ। N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, इतने सारे ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, अगर दो नाइट्रोजन लेंगे तो कितने ऑक्सीजन होंगे, एक होगा। यहाँ तो लेकिन अलग नाइट्रोजन हो गया ना, पर हमें नाइट्रोजन को फिक्स करनी है। हमने क्या फिक्स कर दिया बताओ, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट फिक्स्ड। हमने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अगर दो नाइट्रोजन लोगे, सेकंड वाला एग्जांपल, 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा सिंपल। सेकंड में 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो क्या है, सिंपल रेशियो है, वो तो होना ही है ना, बताइए। Yes, sir. कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जांपल देखिए, ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है, फिर भी उनका क्या है, ऑक्सीजन का मास का रेशियो 1:1 है कि नहीं, बताइए। Yes. ठीक है। NO2 गैस ब्राउन गैस होती है, अब ये ब्राउन कलर दिख तो नहीं रहा, पर ठीक है, ब्राउन गैस होती है। एक क्वेश्चन है फिर से, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन गिवन बाय रिचर व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन। ये तो और भी घटिया लॉ है, महा बकवास लॉ है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस लॉ का था। कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं फोर्थ में स्टेटमेंट में, 3. एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कोई डाउट? ऊपर वाले में कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं, So, More than 2. नहीं कैसे, एलिमेंट कितने यूज हो रहे हैं, 2, two sir. element. 2. 2 ही यूज हो रहे हैं। तो जब 2 ही एलिमेंट यूज हो तो कौन सा लॉ होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन। टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं जा रहे, समझ गए? हाँ सर. Yes. जब 3 एलिमेंट पढ़ लेंगे क्वेश्चन तो क्या कौन सा टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अभी हम समझे में नहीं है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगर एक ही कंपाउंड का डिस्कशन है मॉलिक्यूल में तो कौन सा लॉ होगा, Law of definite proportion. जब 2 एलिमेंट का डिस्कशन होगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब 3 एलिमेंट का डिस्कशन होगा, है ना? Reciprocal proportion. बिना समझे मेरा मार्क्स आ गया सर, डन। ये कहता है when two elements combine separately with fixed mass of third element, then the ratio of their masses in which they do so is either same or some multiple ratio either same or multiple ratio, multiple of the ratio in which they combine with each other. एग्जाम्पल देखिए, CHO है, हेलो एग्जाम्पल देखिए, 3 एलिमेंट ले लिया मैंने, तो कार्बन और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट ले लिया। कार्बन बॉन्ड बना रहा है CH के साथ, ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है H के साथ, तो क्या बना रहा है, CH4 बना रहा है और H2O बना रहा है ना? अब CH4 पे एनालिसिस करिए, H2O पे एनालिसिस करिए, ठीक है ना? C is forming a bond with H, O is forming with
मेरा थर्ड एलिमेंट कौन सा लिया मैंने? CO, नहीं, थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। hydrogen. हाइड्रोजन लिया। ये भी है तो ये भी बकवास लो, पर ये थर्ड एलिमेंट है, तो थर्ड एलिमेंट को ले लिया। C is forming a bond with H, O is forming a bond with H, C बनाया CH4, O बनाया H2O। बना तो और भी सकता है, हमने दो एग्जांपल दिया ताकि हमारा समझना आसान हो जाए। तो CH4 का कॉम्बिनेशन क्या? 1 कार्बन एंड 4 का हाइड्रोजन, H2O में 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कोई डाउट? तो CH4 बनाने में कितने कार्बन यूज हुए? 1 कार्बन। H2O बनाने में कितने ऑक्सीजन यूज हुए? 1 बोलो। 1 oxygen. 1 ऑक्सीजन यूज हुए, लेकिन 4 हाइड्रोजन यहाँ यूज हुए थे। हेलो, Yes. यस तो सर। 2 के साथ 1 हुए थे ना, तो 4 के साथ 32 होंगे ना। हेलो, Yes. ये क्या लिखा है? फिक्स मास ना। तो अगर CH4 में H 4 ग्राम यूज हुआ है, तो H2O में भी अगर 4 ग्राम यूज होता, तो ऑक्सीजन कितना यूज होता? 30, बोलो 32। 32 gram. Yes. 32। तो C और O, अभी हम CO2 पता नहीं है मुझे। C और O, C यूज हुआ 12 ग्राम, O यूज हुआ 32 ग्राम, उनका रेशियो क्या है? 3:8। CO2 के बारे में नहीं पता है भाई क्या? हमने अभी सिर्फ ये निकाला कि फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन जो 4 ग्राम है, उसके साथ कितने कार्बन कंबाइन किए और ऑक्सीजन कितने कंबाइन किए, तो 12 ग्राम और 32 ग्राम हो गया। हेलो, Yes, sir. यस कुछ बोलते जाइए, नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अब CO2 बनाते हैं। CO2 का देखो, C और O क्या बनाता है? CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है। We have taken CO2। CO2 में क्या यूज होता है? 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। उनका रेशियो भी क्या है? 3:8। अगर CO भी बना लोगे आप, वो भी तो एक सिंपल रेशियो ही होगा। हेलो, यस सर तो ये लॉ कोई मतलब ही नहीं है, महा बकवास लॉ है। ये सब सारे लॉ कभी यूज नहीं होते, सिर्फ ये लास्ट का लॉ थोड़ा यूज हो सकता है। दिखता है गिलुजाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये तुमने शायद पढ़ा है, दिशा तुमने पढ़ा होगा शायद। When two or more gases react with one another, their volumes bear a simple, ऊपर शायद कुछ छूटा है क्या? Either same, when two or more gases react with one another, their volumes bear simple natural number ratio with one another। तो वो हर जगह होल नंबर लिखा रहता है, होल नंबर जीरो भी आता है, जीरो यूज नहीं होगी, इसलिए नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने। with one another and to the volume of the products, the products are also gases। तो gases से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है, नाम भी है ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। जब सारे वॉल्यूम को मेजर करते हैं सेम प्रेशर और टेम्परेचर, provided all volumes are measured under identical conditions of pressure and temperature। अब देखिए यहाँ पे बात ये आप सीखोगे आज, अच्छी चीज सीख लोगे रिएक्शन से रिलेटेड। अगर हमने 1 वॉल्यूम, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा उन्होंने, अगर हमने 1 वॉल्यूम H2 लिया, 1 वॉल्यूम Cl2 लिया, तो हमें कितने वॉल्यूम्स HCl मिलेंगे? 2 वॉल्यूम्स मिलेंगे। वॉल्यूम का मतलब यू कैन यूज एनी यूनिट। इफ आई टेक 1 ml, तो 1 ml के साथ रिएक्ट किया, 2 ml फॉर्म किया। 1 लीटर रिएक्टेड विद 1 लीटर रिएक्टेड व्हाट टू फॉर्म 2 लीटर्स फॉर्म। उनका रेशियो क्या था? 1:1:2। क्लियर है? यस एक्सपेरिमेंट Yes. बैलेंस वाइज कुछ नहीं किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने देखा कि 1 लीटर अगर आपने H2 लिया, तो 1 लीटर Cl2 लेना पड़ेगा कंज्यूम करने के लिए, दोनों कंज्यूम हो जाएंगे, क्या फॉर्म कर लेंगे? 2 लीटर फॉर्म कर लेंगे, ये उन्होंने कहा। पर आप देखो मैच कराने की कोशिश करो, अच्छा ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? यस सर Yes. तो सबकी कोफिशिएंट क्या है? 1 1 2 है, यस बताइए। तो ये होता है कि जो वॉल्यूम रिएक्ट करते हैं ना, उनका जो रेशियो होता है वो कोफिशिएंट रेशियो ही होता है, कुछ नया नहीं होता। समझ में आ गया? Yes. The ratio react form will be always equal to the ratio of what? Coefficients। Simple। Yes. तो यहाँ पे क्या लिखा हमने? रेशियो ऑफ, नोट में लिखा है, ये एक्सपेरिमेंट में नहीं था। एक्सपेरिमेंट में क्या था
जब दो गैसेस रिएक्ट करेंगे तो उनका जो वॉल्यूम रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होगा, और वो जो रेशियो है वो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। ये फिफ्थ लॉ को यूज करते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स रिएक्टेड एंड वॉल्यूम्स फॉर्म्ड इज जस्ट इक्वल टू व्हाट? रेशियो ऑफ, बोलो, कोएफिशिएंट्स। Coefficients. Coefficient. एक क्वेश्चन कर डालिए फटाक से। ये सीडी का पूरा क्लास का जो पूरा पैटर्न था पूरा डिस्टर्ब हो गया। सर 80। बोलो 80 आ गया। यस सर। आसान है ना? अगर Yes, sir. 40 है 40 के साथ ऐड करेगा और 80 बना देगा। 1:1:2 का रेशियो तो है ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड एक और सिखा देते हैं, फिर आपका छुट्टी हो जाएगा। कंसिडर अ बैलेंस्ड गैसियस रिएक्शन। देखो छुट्टी नहीं होगी, आपके पास क्वेश्चन है दिए हुए, तो घर पे करिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा, उसको भी करिएगा। कंसिडर अ बैलेंस्ड गैसियस रिएक्शन ए बी बी सी सी डी डी। ए और बी क्या है? रिएक्टेंट है। सी और डी क्या है? प्रोडक्ट है। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस रिएक्शंस है। ठीक है, जैसा ऊपर लिखा था वही जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। व्हाट इज वीए? वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्टेड, नॉट टेकन, ऑलवेज रिएक्टेड। VB same, VC form, VD form, all measured at same pressure and temperature। लिख दिया। According to Gay-Lussac's law, हमने क्या सिखाया आपको कि VS to VB क्या होगा? हमेशा AS to B के बराबर होगा। Yes. हेलो, कोई डाउट? नो सर। AS to B, जब VS to VB equal to AS to B होगा तो हमेशा ध्यान रखना इस वर्ड पे, रिएक्टेड है ये। बाद में तो आदत हो जाएगी, इतनी बार करूंगा। V अपॉन VB क्या लिख सकते हैं? A अपॉन B। बाद में आप यही V अपॉन VO को मोल्स के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, Na अपॉन Na भी कर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होती है। A अपॉन B हो गया, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? V अपॉन A इक्वल टू VB अपॉन B आएगा। हेलो, V अपॉन A इक्वल टू क्या आएगा? VB अपॉन B आएगा। सिमिलरली VA टू VC क्या आएगा? A टू C आएगा ना? हेलो, यस सर। Yes. तो V अपॉन A इक्वल टू VC अपॉन C बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा 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 कीमती है ये। V अपॉन B A इक्वल टू क्या हो गया? VC अपॉन C। सिमिलरली V अपॉन इक्वल टू VD अपॉन D, इन सबको इक्वेट कर देंगे एक साथ, तो लिख दिया हमने वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस, नाम दे दिया इसका। इसका लर्निंग क्या देखिए, अगर आप इसमें एक टर्म जानते हैं VA तो सारे पता चल जाएंगे ना, अगर कोफिशिएंट बताया तो। यस सर। If one component is unknown, VA, VB, VC, VD में कोई भी अगर unknown है तो आप सारी चीजें निकाल लेंगे अगर आपको बैलेंस रिएक्शन पता है तो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी जो आप जानेंगे, और ये तभी एप्लीकेबल जब सभी क्या हो? गैस हो। जो सॉलिड होगा उसको कंसिडर नहीं करना। इस इक्वेशन में वही यूज होगा जो गैस होगा। क्लियर है? यस सर। Yes. डन। तो आपकी अभी सेशन स्टार्ट होगी और चलती रहेगी 9 बजे तक। हाँ सर। यस सर। हाँ Yes. सर। एंजॉय योर लाइफ, इट्स वेरी गुड लाइफ। सर वो जो 3 एलिमेंट वाला था ना लॉ, वो वापस एक बार बताओगे? कौन सा लॉ बेटा? रेसिप्रोकल? हाँ सर। हाँ बिल्कुल बताएंगे। H मेरा थर्ड एलिमेंट है जिसका मास मुझे फिक्स करना है। C ने H के साथ CH4 बनाया, O ने H के साथ H2O बनाया। CH4 को ऑब्जर्व किया तो कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 4 ग्राम यूज हुआ। H2O फॉर्म हुआ तो उसमें 1 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 ग्राम होगा। वी हैव टू फिक्स द मास, तो 4 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन यूज हो गया? 32 ग्राम। अब C और O का कितना यूज हुआ? 12 यूज हुआ और 32 यूज हुआ, उसका रेशियो निकाल लिया मैंने। हेलो, यस सर। अब जितना मास फिक्स मार्कर रिएक्ट हुआ उसका रेशियो निकाल लिया। अब C और O अगर आपस में कंपाउंड बनाते हैं तो वो CO2 मान लो बन गया, तो CO2 में कितने कार्बन यूज हुए? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। उनका भी रेशियो क्या मिला मुझे? 3:8। वही लिखा है
when two सर अगर elements combine C और O लिया तो रेशियो अलग हो जाएगा ना? और सम सिंपल मल्टीपल लिखा तो है, और सम सिंपल मल्टीपल रेशियो कुछ भी हो सकता है। ओके सर। मैं तभी तो कहूँ कि बकवास लॉ है। क्लियर है यहाँ तक? सी और ओ Yes. लेंगे, यहाँ पे वो वैलिड ही नहीं होगा, बिकॉज सी और ओ क्या है, एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया। पर ये कह रहा है वो कि तो थोड़ा लॉ को समझने की कोशिश करो। सी इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद एच, ओ इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद एच। तो जब सी और ओ बॉन्ड बनाएगा तो जो कंपाउंड बनेगी उसमें रेशियो क्या होगा, 3:8 होगा, या उसका मल्टीपल आ जाएगा। अगर आपने सी और ओ के साथ सीओ बना लिया तो भी वैलिड है, पर ये लॉ वैलिड जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। समझ गए? 3:8 का मल्टीपल 6:16 हो सकता है, वैसा भी पॉसिबिलिटीज है, तो सीओ विल नॉट जस्टिफाई। ओके सर। उनको नहीं पता था ना कि एक दो एलिमेंट और भी बहुत एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं, तो सबको अलग अलग सब इंडिपेंडेंट लॉ है, करेक्शन नहीं है किसी में। ठीक है ना? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे सामने, फिर आप छुट्टी ले सकते हैं। 150 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन खुद से एनालिसिस करिए कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 50 ग्राम में कितने एटम मिले? 41.18 मिले, परसेंटेज निकाला। सेकेंड में 10 ग्राम नाइट्रोजन इज कंबाइंड टू रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस 12.14। तो 12.14 में कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्रेजेंट है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दोनों में निकाल लिया, दोनों का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली क्या आया? सेम आया। Yes. गिवन then therefore the given data supports what? Law of constant proportion. Law of constant proportion या law of definite proportion। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए आपका आज का दिन। हर दिन ऐसा ही है क्या? हाँ सर, Yes, sir. एक दिन एग्जाम है, एक दिन टेस्ट है। अच्छा, एक दिन एग्जाम एक दिन टेस्ट है। Picture. एक दिन एक टेस्ट दिन है। एग्जाम एक दिन लेक्चर्स। लेक्चर एक ही होता है, एक ही लेक्चर होता है दिन में सीटी का। सर सीईटी के 3 लेक्चर्स होते हैं, 6 o'clock to 9। 9 o'clock. सर 6 to 9 में डिवाइड किया है तीनों को। 6 to 9 हर दिन होता है? Yes, नहीं sir. सर, एक दिन छोड़ के। सर एक दिन एग्जाम लेते हैं और एक दिन 3 लेक्चर्स होता है सर। और जिस दिन एग्जाम लेते हैं उस दिन कितने एग्जाम लेते हैं? तीन एग्जाम? एक ही एग्जाम नहीं सर, लेते एक हैं। ही नहीं सर, एग्जाम। मतलब अगर आज पढ़ाया ना तो कल एग्जाम लेंगे और एग्जाम के बाद पेपर डिस्कशन लेक्चर। और शाम को एनालिसिस है। कितने घंटे का? वो सर अभी डिपेंड करता है। 3-4। 1 hour 30 minutes का एनालिसिस रहता अच्छा, ऐसा उस दिन 3-4 घंटे जाते हैं? ओके ओके, तो वही कर लेते ना, या उसी दिन पढ़ा लेते, उसी दिन एग्जाम ले लेते, सब कुछ कर लेते। जिस सर दिन पढ़ने लेक्चर के लिए टाइम चाहिए ना थोड़ा। नहीं, सुबह 3 घंटा पढ़ा लेते और शाम में एनालिसिस करवा लेते, और एक दिन ऑफ मिल जाता ना पढ़ने के लिए आपको। अभी हाँ, क्या सर कर, हम लोग के ट्यूशन लेक्चर्स भी होते हैं ना। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को छोड़ दीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कर लीजिए। सर बट 21st तक पोर्शन खत्म करना है, 21st को एग्जाम है। संसार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पोर्शन खत्म करना। पढ़ाई अलग है, पोर्शन खत्म करना अलग रिक्वायरमेंट है।
ठीक, चलिए ठीक है बेटा, इतना रिवाइज कर लेना, यही सब लॉ आने वाले, लिख देना, एक लॉ आएगा लिख दीजिएगा, मोल्स मॉलिक्यूलर मास ये सब निकालने के लिए आएगा तो कर दीजिएगा। इसके अलावा कुछ आएगा, आई कांट हेल्प। एवोगाड्रोस लॉ पता है क्या सबको? एवोगाड्रोस लॉ पता है? ये इस लॉ में नहीं आते पर अलग से। व्हाट इज एवोगाड्रोस लॉ बताओ? 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 raised to 23 molecules. नहीं, फिर नहीं पता। Avogadro's law not related to your number of particle calculated, is related to gases. Equal volume of all gases, definitely ideal gas लेते हैं, ideal gas have equal number of particles at same temperature. ये पार्टिकल एटम होगा फॉर इनर्ट गैस, अदरवाइज क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एट नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना? एट नॉर्मल कंडीशन equal volume of all gases are equal number of particles at same temperature and pressure. STP conditions at STP condition volume of 1 mole, हम लोग क्या बोल देंगे? मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस occupy 22.4 liters. जो एसटीपी कंडीशन है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, standard temperature and pressure. The temperature is 0 degree C or 273 Kelvin. The pressure is 1 atm or 76 mm of Hg or 76 centimeter of Hg. तो बताइए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल अगर 22.4 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स क्या होगा? 44.8. हेलो, 44. Yes, sir. can I say that volume of gas, volume of a gas at STP is number of moles of gas into लिख सकते हैं? Yes, sir. काफी आसान है। अगर ml में करेंगे तो जो अगर ml में चाहिए वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? लीटर को किसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी? ml में। और इसी से एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज
वॉल्यूम ऑफ गैस है STP upon 22.4. 22.4 लीटर। एट एसटीपी बोलना जरूरी है, एसटीपी बदल देंगे तो गलत हो जाएगा, कुछ और लिख देंगे तो अपॉन 22.4 liters. बस। क्लियर है यहाँ तक? ये भी Yes. डिस्कस हाँ, कर, मजाक मजाक में भी डिस्कस हो गया। ये हमें तो लग रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। डन। एवोगाड्रोस लॉ से आप ये भी सोचो ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस और इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और लिख सकते हैं बेटा, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल मोल्स है। अगर गैस, दो गैस ले लिया मैंने, दोनों का 2 मोल्स है, दो गैस का 2 मोल्स है, दोनों का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम ही होगा। क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. एवोगाड्रोस लॉ भी मजाक मजाक में डिस्कस हो गया। इट इज नॉट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ऊपर कितने लॉस लिखे हुए हैं देखिए हेडिंग में, 5 बेसिक लॉज। तो 5 बेसिक लॉ आपका यहीं तक आता है, गैलुसाक्स आता है, ये एक्स्ट्रा लॉ हो गए। तो आज 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एवोगाड्रोस लॉ और गैलुसाक्स लॉ। और गैलुसाक्स लॉ भी नहीं, जो ये डिस्कशन किया हमने, ये बड़ा कीमती है आपकी क्लास के लिए। ठीक, क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. ठीक, Yes, sir. इतना कर लीजिए। आपका वैसे भी बहुत कम टाइम, और 9 बजे तक आपको डटे रहना है ना? हाँ, sir. Sir. Yes, sir. चलिए चलिए, ओके बेटा, बाय बाय। Thank you, Nice, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू।